नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। यूपी के गाजियाबाद जिले में बुधवार को एक इंजीनियरिंग कॉलेज की लिफ्ट टूटने के बाद 10 स्टूडेंट घायल हो गए हैं। हादसे में घायल 3 स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन स्टूडेंट को यहां के मणिपाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने हादसे में अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि स्टूडेंट जानबूझकर लिफ्ट में जबरदस्ती घुसे थे। इसी कारण लिफ्ट का हुक टूट गया और यह नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि ये कॉलेज गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में स्थित है। इस कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट बुधवार को अपने हॉस्टल की लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर जा रहे थे। इसी दौरान लिफ्ट का हुक टूट गया और यह अचानक निचली मंजिल पर आ गिरी। लिफ्ट हॉस्टल में गिरी। लिफ्ट गिरने का कारण था एक साथ 12 लड़के उसमें जबरदस्ती घुस गया। लड़के और वजन के कारण सब कितने बच्चे घायल हुए? उसमें से एक लड़का, सभी जितने लोग नीचे आए उसमें 2 लड़के ने रिपोर्ट किया कि 10 लड़कों को हम लोगों ने ध्यान में लेकर एक्सरे के बाद उनको येलो जोन में डाल दिया। एक लड़के को चोट लगी है जिसका ऑपरेशन पैर में फ्रैक्चर है, इसका ऑपरेशन हुआ है और बाकी सारे लड़के दोपहर में लड़के थे, उनको शाम तक। कौन सी मंजिल से? सर, लिफ्ट में एक मॉनिटर लगा हुआ था जो वजन भारी ज्यादा होने पर लिफ्ट रोक देता है, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? ना, लिफ्ट तो चली ही नहीं, लड़के उसमें जबरदस्ती सारे लड़के घुस गए, खंभा टूट गया, लिफ्ट नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कई राज्यों को सुना दिया है। कोरोना महामारी पर हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया है और राजस्व कमाया है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट में केंद्र और राज्यों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य
मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान और शिवपाल सिंह यादव को लेकर कई बयान दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में आने पर केशव ने कहा कि जिसकी जरूरत होगी उसे पार्टी में लिया जाएगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं लिया जाएगा। शिवपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर केशव ने कहा कि कोई भी सीएम योगी से मिल सकता है, वो सूबे के मुख्यमंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाला है। मजदूर का, नौजवान का, महिलाओं का वह काम सब किए चलो, उसी के क्रम में आज समापन सत्र का के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। 2022 में अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक विजय दर्ज की है और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सर, आपके गोंडा के जो सांसद है वो उन्होंने कहा कि मैं आजम खान साहब से मिल सकता हूँ, क्या बीजेपी के और भी लोग मिल सकते हैं? आप भी जा सकते हैं क्या सीतापुर? तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, आपके सांसद जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, आप बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इनको देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसका इलाज करूँ। मेरी 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को काल्पनिक सवाल क्यों किया करते हैं? शिवपाल यादव साहब की बुराई कर रहे हैं। हमारी जरूरत होगी तब किसी को लिया जाएगा, नहीं जरूरत होगी मिलने के लिए तो अखिलेश यादव जी मिल सकते हैं, मायावती जी मिल सकती है, जाके प्रियंका मैडम, राहुल गांधी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कोई मिल सकता। आप भी जाके मिलाओ, और आप मिलने जाओ तो हम कह रहे आप भाजपा में शामिल हो रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते। कोई मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वतंत्र है और वह मिलने के लिए आ सकता है, किसे लेना किसे नहीं लेना। ये मामला नोएडा के सेक्टर 39 में बने गार्डन गैलेरिया मॉल का है। सोमवार की रात यहां के लॉस्ट लेमन बार में ब्रिजेश रॉय अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बिल को लेकर ब्रिजेश की बार के स्टाफ के साथ कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। आरोप है कि बार के बाउंसर्स ने ब्रिजेश को इतना मारा कि उनकी जान चली गई। पत्नी पूजा का आरोप है कि उन्हें पति के साथ हुए घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई और ब्रिजेश को वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोव को सील कर दिया है। आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बार में काम करने वाले 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ब्रिजेश की पत्नी ने सीएम योगी से पति के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की बात कही। साथ ही पूजा दोस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती है। इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस चौकी थाना ये कर रहे थे, आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं आए? आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं।
11 बजे की बात है, मुझे तो 3 बजे पता चला मेरे हस्बैंड नहीं रहे। मुझे जानना है कि मेरे पति की गलती क्या थी, क्यों मारा उनको, उन्होंने ऐसा क्या किया था, और बाकी 6 लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। पुलिस ने 12 से 8 लोगों को शायद से कस्टडी में लिया है। मुझे उनके दोस्तों से भी पूछना है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे, वो लोग वहाँ दर्शक बन के क्यों बैठे थे। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई, वो मर गए वहाँ पे, और फिर भी उन्होंने ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि मुझे एक बार फ़ोन करके बता सके। उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया था। मैं हॉस्पिटल पहुँची तो भी वहाँ किसी ने मुझे नहीं बताया कि ब्रजेश नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। अब तक इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाता था, लेकिन मंगलवार को यूपी कैबिनेट की मंजूरी के साथ अब इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। यूपी सरकार के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स को लगाया जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर 2.15 रुपए की दर से टोल टैक्स लगाया जाता है। अगर इस रेट को ही आधार बनाकर टोल टैक्स का निर्धारण किया जाता है तो लखनऊ से गाजीपुर जाने में एक वाहन चालक को 731 रुपए का भुगतान करना होगा। लखनऊ से गाजीपुर के बीच बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने हनुमान चालीसा को लेकर सुर्खियों में आई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा कि नवनीत राणा ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे बिल्डर और फाइनेंसर यूसुफ लकड़वाला से 80 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। लकड़वाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और लोकअप में ही उसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। मैंने एक जानकारी दी है कि नवनीत राणा जो जेल में है, उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लकड़ावाला, यूसुफ लकड़ावाला, आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहाँ भी, आपको पता चलेगा। उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था। लकड़ावाला के जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था। 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ। उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? क्यों छुपाया गया? नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? ये सवाल मेरा सिर्फ ईडी को नहीं है, ये सवाल ईओडब्ल्यू को भी है। मुंबई के कोई तो बचा रहा है। उससे एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है। अंडरवर्ल्ड दहशत और टेरर यहाँ निर्माण